भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सपा ने रोहिंग्या घुसपैठियों और मृत व्यक्तियों के नाम पर भी वोट डलवाए। गुर्जर ने कहा कि अब मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जा रहा है और ये पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा को इस पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। गुर्जर ने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक दल बाहरी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची की सफाई से पारदर्शिता बढ़ेगी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित होंगे। गुर्जर ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए फर्जी मतदान पर रोक लगाना जरूरी है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो रोहिंग्या घुसपैठिए थे उनकी वोट बनवाई थी, फर्जी वोट बनवाई थी। जिनकी डेथ होगी उनकी वोट ये डाल लेते थे, तो वोटों का शुद्धिकरण हो रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी को अधिकार नहीं है, ये तो घुसपैठियों का वोट रखना चाहती है और इनको कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठनों से फंडिंग होती है। ये पार्टी एक आतंकवादियों का समूह है, क्योंकि पहली कैबिनेट में माननीय अखिलेश जी ने सरकार बनते ही आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश दुनिया में किसी ने नहीं दिया। इनके पास कोई आधार बचा नहीं है और जमानतें जब्त होने वाली है, सुपड़ा साफ होगा। इसलिए उस डर से इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जो इनके बैठे आका जो कराची में बैठे हैं, उनसे जो इनको सहायता मिलती है वो बंद ना हो जाए, उसके लिए सब उछल कूद कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एआई प्रभाव समिट 2026 से देश की नई पीढ़ी में उत्साह बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में शिक्षा जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। प्रधान ने कहा कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संगम भारत को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि युवा इस तकनीक को अपनाने के लिए तैयार हैं। एआई इम्पैक्ट समिट आयोजन करके भारत की न्यू जनरेशन के अंदर एक नई उत्साह भरा है। काफी उत्साह से लोग इस समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दो विषय पे, एआई इन एजुकेशन, एजुकेशन इन एआई। भारत की परंपरागत ज्ञान से लेके वैश्विक ज्ञान तक एआई को यूज करके हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपनी नई जनरेशन के से ज्यादा एम्पावर करे, टीचर्स को जैसे एम्पावर करे, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट को ठीक करे। ये एक प्रायोरिटी के विषय बन चुके हैं। वैसे ही एआई के बारे में एजुकेशन बढ़ा के, एआई के माध्यम से एजुकेशन तो एक बात है ही, लेकिन एआई के बारे में एजुकेशन बढ़ा के एआई पर्सनल देश में बढ़ाने से हम ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन पे आएंगे। इसी समिट का एक प्रमुख आउटकम आ रहा है। मैं शुभेच्छा देता हूं जिन लोगों ने इस समिट को आए, जो पार्टिसिपेट किए, उसमें योगदान करने के लिए सबको अभिनंदन। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने कहा कि सरकारी एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि जन जीवन मिशन के तहत जहां भी कमी पाई जाती है वहां विस्तृत जांच की जाती है। उन्होंने दावा किया कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और किसी भी अनियमितता पर कार्रवाई होगी। देखिए, हमारी जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। जल जीवन मिशन में जहां जहां उनको कमी खामी नजर आ रही है, वहां वो जांच पड़ताल करके उसकी पूरी तहकीकात तक जाने की कोशिश करेंगी। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का जो ध्येय है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करें, और पिछले शासन काल में जो गड़बड़ियां हुई उन गड़बड़ियों को उजागर करके जनता के समक्ष भी रखें और उनको जो नियमों में प्रावधान है उनके तहत उनको दंड भी मिले। उसी के तहत हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो दोषी नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों होगी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, जिन्हें लल्लन सिंह के नाम से जाना जाता है, ने इंडिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान कहा कि भारत आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर से विशेषज्ञ, नीति निर्माता, शोधकर्ता और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भारत आ रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि देश की तकनीकी क्षमता को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। लल्लन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आंकड़ा विज्ञान और अर्धचालक जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से बिहार का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उनके अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि बिहार में नवाचार और तकनीकी निवेश के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं और राज्य सरकार इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकसित करने पर काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि नई पीढ़ी तकनीक आधारित विकास को आगे बढ़ाएगी और भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत स्थान दिलाएगी। देखिए, आज जो कृत्रिम ज्ञान,
में पूरी दुनिया का दिखते हैं, पूरी दुनिया के लोग आज यहाँ हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। कृत्रिम ज्ञान को विकसित किया जाए और आने वाले समय में इंडिया एआई का हब बनेगा पूरे वर्ल्ड में। अब बिहार की बात आप ले रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पूरा मैदान खुला है। बिहार विकासशील राज्यों में और उसको विकसित करने का कृत्रिम ज्ञान एआई टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा योगदान देगा। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो शुरू से 20 वर्षों से जो उन्होंने पारदर्शिता को, ट्रांसपेरेंसी को अपने शासन का अंग बनाया, उसको आगे ले जाने में ये बहुत बड़ा सहायक है। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि इंडिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर सम्मेलन ये स्पष्ट संदेश देता है कि भारत अब तकनीकी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि देश तेजी से डिजिटल परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जायसवाल ने कहा कि बिहार भी इस तकनीकी क्रांति में सक्रिय भागीदारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में अर्धचालक पंचायती राज व्यवस्था और प्रशासनिक सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। उनके अनुसार तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है और सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग ग्रामीण विकास, कृषि प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाने में किया जाएगा। जायसवाल ने विश्वास जताया कि इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार तकनीकी निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहा है। देखिए, एआई समिट जो हो रहा है, पूरे दुनिया में एक मैसेज गया है कि भारत और अपना देश जो है अब किसी से पीछे नहीं है। कुछ डेवलप्ड कंट्री ने पहले एआई समिट करा लिया था, लेकिन भारत आज उसमें अपना नाम दर्ज कर रहा है। और विशेष करके बिहार, जहां पर कि सबसे ज्यादा युवा शक्ति है, हम एआई टेक्निक को, सेमीकंडक्टर का आपने देखा, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है आपने देखा, तो पंचायती राज में हम जो है, जो हमारा भी राम जी आया है, तो हमारे उसमें भी पंचायत तक ये टेक्निक का उपयोग होगा कि कहाँ हम किस तरीके से सरकार जो है धरातल पर काम कर रही है। तो एआई टेक्निक से बहुत ही ज्यादा हमें सहूलियत मिलेगी और एजुकेटिव सिस्टम, जो सरकार का सिस्टम है, वो दुरुस्त होगा। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे को लेकर कहा कि यदि परिवार को किसी प्रकार का संदेह है तो उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि परिवार का सदस्य होने के नाते रोहित पवार तकनीकी विषयों की समझ रखते हैं और यदि वे सवाल उठा रहे हैं तो उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। राउत ने कहा कि सरकारी एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन यदि परिवार को जांच प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है तो वे निजी एजेंसी से स्वतंत्र जांच कराने का विकल्प चुन सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हादसे से जुड़े कुछ पहलू जैसे ब्लैक बॉक्स के क्षतिग्रस्त होने की बात संदेह को जन्म देते हैं। उन्होंने मांग की कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए ताकि सभी संदेह दूर हो सकें। राउत ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में सच्चाई सामने आना आवश्यक है और जनता का विश्वास बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। बात ऐसी है कि रोहित पवार उस फैमिली के महत्वपूर्ण सदस्य है। वो विधानसभा के मेंबर है, उनको ज्यादा समझ है टेक्निकल बातों, वो रिसर्च भी अच्छा कर लेते। अगर उनके परिवार के मन में कुछ शंकाएं है तो उनको पूरा अधिकार, और सरकार जो जांच कर रही है उनके ऊपर अगर परिवार का विश्वास नहीं है तो अलग से जांच प्राइवेट एजेंसी से कर सकते हैं। जिस तरह से रहस्यमय तथ्य सामने आ रहे हैं अजित पवार जी के एक्सीडेंट के बारे में, वो बहुत गंभीर बातें हैं। जैसे ब्लैक बॉक्स जल गया, इतिहास में इतने अपघात मैंने देखे पूरे विश्व में, वो एक्सीडेंट या साजिश कैसे हुई ये ब्लैक बॉक्स बताता है। ब्लैक बॉक्स में जो रिकॉर्डिंग होती है, और ब्लैक बॉक्स कभी जला है ऐसा मुझे मालूम नहीं। 20-20 साल के बाद भी ब्लैक बॉक्स मिले हैं एक्सीडेंट के, 20 साल 50 साल के बाद भी ब्लैक बॉक्स मिले। लेकिन अजित पवार के फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया है। तो कैसा हो सकता है? ये मुद्दा अगर रोहित पवार जी ने सामने लाया है तो ये गंभीर मुद्दा है।
और पवार फैमिली उसकी समांतर जांच करना चाहते हैं तो करनी चाहिए। डेफिनेटली सरकार की मंशा ठीक नहीं है इस मामले में, ऐसे में कह सकते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और आम नागरिकों में असुरक्षा की भावना है। ढांडा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासनिक कार्यों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं और अधिक समय अन्य राज्यों में व्यतीत कर रहे हैं। उनके अनुसार इससे प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हुई है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने कहा कि दिन दहाड़े हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं और पुलिस अपराध रोकने में असफल दिखाई दे रही है। ढांडा ने कहा कि कानून व्यवस्था किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है और इसमें कमी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार अपराध नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करे। उनके अनुसार जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री छुट्टी पर चल रहा हो, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री दिल्ली, पंजाब और इधर उधर घूमने में ज्यादा समय व्यतीत कर रहा हो और अपने प्रदेश को संभालने में कम समय लगाता हो, वहां पर यही स्थिति होती है। सारे प्रदेश में लोग आज पूरे हरियाणा में ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री प्रदेश छोड़ के चले गए और गैंगस्टरों ने सरकार के ऊपर कब्जा कर लिया। ऐसी स्थिति आज के दिन हरियाणा में है। नागरिक सुरक्षा के मामले में अंतिम पायदान पर हरियाणा आता है और दिन दहाड़े जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं और पुलिस उसको रोकने में नाकामयाब है, वो साफ तौर पे प्रशासन का और बीजेपी सरकार का फेलियर दिखाता है। बिहार के मंत्री संजय पासवान ने राजनीतिक सभाओं में अभद्र भाषा के प्रयोग की निंदा की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत हमले और परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं। पासवान ने आरोप लगाया कि एक चुनावी सभा के दौरान उनके नेता के परिवार, विशेषकर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की भाषा राजनीतिक संस्कृति को नुकसान पहुंचाती है और समाज में गलत संदेश देती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को मर्यादा का पालन करना चाहिए और स्वस्थ बहस पर ध्यान देना चाहिए। पासवान ने कहा कि जनता विकास और नीति संबंधी मुद्दों पर चर्चा चाहती है कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप। इसी संस्कृति के राजद के विधायक हैं, यही चरित्र रहा उनको। आपको पता होगा कि जब चुनावी सभा जमुई में हो रही थी, मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के माँ बाप को गाली देने का काम किया और उनको शर्म नहीं आई किसी के माँ बाप को गाली देते हुए। आज हमारे इस नेता को सदन में बेचारा शब्द को प्रयोग किया, एक महापुरुष को जो देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाया, देश दुनिया में उनको चाहने वाले लोग हैं। पूरे देश के कार्यकर्ता को भावना को ठेस पहुंचा है। हम लोग इस मर्माहत है इस शब्दों से, उनको सदन में आके माफी मांगना पड़ेगा। जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, आने वाले दिन में पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे, जनता सबक सिखा देगी। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये फॉर्म मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया से जुड़ा है और इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। यादव ने आरोप लगाया कि सरकार और संबंधित तंत्र इसमें शामिल हैं और ये प्रक्रिया कुछ खास क्षेत्रों में सुनियोजित तरीके से चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग इस मामले की निष्पक्ष जांच करे और सुनिश्चित करे कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से सूची से न हटाया जाए। देखिए, फॉर्म 7 को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये फार्म बांट रहे हैं और सरकार करा रही है। और मुझे तो ये भी मालूम है लखनऊ में कहाँ छप रहे, नोएडा में कहाँ छप रहे और छप के सरकार बंटवा रही है। तो ये सब सरकार ही करा रही है। और देखिए, जहाँ जहाँ BLO ठीक काम कर रहे हैं वहाँ पर BLO को हटाया भी जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग धमका भी रहे हैं, कहीं कहीं पिटाई भी करी है और थाने में जाओ तो FIR नहीं लिखी जा रही है। तो ये सरकार करा रही है। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर सादगी, ईमानदारी और सामाजिक न्याय के प्रतीक थे। यादव ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़े वर्गों और गरीबों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और राजनीति में नैतिक मूल्यों की मिसाल पेश की। उन्होंने कहा कि आज भी उनके विचार प्रासंगिक हैं और समाज को दिशा देते हैं। उन्होंने कहा कि उनके आदर्शों को अपनाकर ही सामाजिक समरसता और समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकते हैं।
जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज पुण्यतिथि है। उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जाने माने देश के नेता थे, जननायक थे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न से उनको सम्मानित किया। हम सब लोगों के गौरवशाली इतिहास के प्रतीक के रूप में जाने जाएंगे। बिहार की धरती का एक साधारण परिवार का, अति पिछड़ा परिवार का गरीब आदमी, जिसने पूरी जीवन गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, चाहे पक्ष में रहे हों विपक्ष में रहे हों, सब में जब तक रहे वो काम करते रहे। आज याद उनके हमेशा है और रहेगी। जब तक आसमान रहेगा, धरती रहेगा, तब तक उनका नाम रहेगा। कर्पूरी ठाकुर को आज हम लोग स्मरण करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं चूँकि उनके साथ काम करने का मुझे अवसर प्रदान हुआ है, इसलिए बहुत कुछ मैं जानता हूँ जो कुछ शब्दों में कहना मुश्किल होगा। पुनः उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और उनका थोड़ा गुण हम लोग प्राप्त कर सकें, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।